सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भीराज, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन जमशेदपुर, पीजी सेमेस्टर 3, जिसमें सब्जेक्ट है बिजनेस एनवायरनमेंट और टॉपिक जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि इसका फर्स्ट लेक्चर मैंने दिया था, आज मैं इसका सेकंड लेक्चर देने के लिए जा रही हूँ। तो हम लोग देखेंगे कि पहले जो लेक्चर में हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट बारे में बताने से पहले बैलेंस ऑफ ट्रेड के बारे में हमने बताया था। तो आज जो हम लोग देखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है, डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड। इसमें इस तरह से अंतर हम देख सकते हैं, पा सकते हैं। नंबर 1 कि भुगतान संतुलन व व्यापार संतुलन में इस तरह का अंतर है। व्यापार संतुलन में आयात निर्यात का विवरण रहता है, जबकि भुगतान संतुलन में आयात निर्यात के विवरण के साथ साथ सेवाओं, पूंजी व स्वर्ण आदि के आयात व निर्यात को भी शामिल किया जाता है। आयात निर्यात दृश्य अर्थात कि विजिबल व अदृश्य अनविजिबल दो प्रकार का होता है। दृश्य का मतलब ये हुआ कि दृश्य के अंतर्गत केवल माल व वस्तुओं के आयात निर्यात को ही रखा जाता है, जबकि अदृश्य जिसको कि हम देख नहीं सकते हैं, तो ऐसी वस्तु में, जबकि दृश्य में उन सेवाओं, स्वर्ण, पूंजी आदि का आयात निर्यात रखा जाता है, जिसका यद्यपि भुगतान तो होता है लेकिन उसका कोई लेखा बंधकाओं में नहीं होता है। इस प्रकार व्यापार संतुलन में दृश्य मदों को रखा जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में दृश्य व अदृश्य दोनों को रखा जाता है। तो ये फर्स्ट अंतर है। फर्स्ट ये है कि व्यापार संतुलन में हम दृश्य मदों को रखते हैं, जबकि भुगतान संतुलन में हम दृश्य तथा अदृश्य दोनों को ही हम इसमें रखते हैं। दूसरा जो अंतर है वो है व्यापार संतुलन की तुलना में भुगतान संतुलन शब्द अधिक व्यापक है। व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक अंग है। तीसरा है किसी देश का व्यापार संतुलन पक्ष में ना होना कोई अधिक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन यदि भुगतान संतुलन देश के पक्ष में नहीं है तो यह एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि इसके परिणाम जो है द्रुतगामी होते हैं। चौथा ये है कि सामान्यता व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है, लेकिन भुगतान संतुलन जो है सदा ही संतुलित रहते हैं। अब हम देखेंगे कि भुगतान शेष में घाटा या अतिरिक्त, डिफिसिट एंड सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। साधारण भुगतान शेष संतुलित रहता है, लेकिन जब चालू खाते की बाकी व पूंजीगत सौदों की शुद्ध राशियों की बाकी को जोड़कर जो शेष राशि आती है वह भुगतान संतुलन खाते के कुल घाटे या बचत को दर्शाती है। जब कुल प्राप्तियां कम व कुल भुगतान अधिक हो तो इसे घाटा कहते हैं, जिसकी पूर्ति कई साधनों से की जाती है, जिसका विवरण जो है हम लोग आगे इसको बतलाएंगे। तो इस तरह से यदि कुल प्राप्तियां, इसके विपरीत यदि कुल प्राप्तियां अधिक व भुगतान कम है तो इसे बचत का या अतिरिक्त या सरप्लस कहते हैं। और इस तरह से जब भारत, हमारे इंडिया में जब भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनती है तो प्लानिंग बनने के समय भी, जब प्लानिंग बनते हैं तो स्टार्टिंग में भी, प्लानिंग बनने से स्टार्टिंग होने पर ही हम देखते हैं कि भुगतान संतुलन को जो है घाटे से ही जूझना पड़ता है, और ये घाटा एक योजना से दूसरी योजना में बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि जो भी अनुमान लगाए जाते हैं, जो भी होते हैं, अनुमान नहीं, जो भी इससे संबंधित काम होते हैं, तो कभी कभी जो है इस तरह की बातें आ जाती हैं कि नियोजन बनते हैं, और नियोजन जैसे ही खत्म हो गया फिर दूसरा नियोजन प्रारंभ हो रहा है, तो वैसी स्थिति में जो भी भुगतान होते हैं तो भुगतान संतुलन को कभी कभी जो है
वो घाटे में करना पड़ता है, सूझना पड़ता है, और उसको समावेश करने के लिए हम दूसरे योजना में भी उसको जो है जब स्टार्टेड होती है दूसरे योजना में देते हैं। इस तरह से दूसरा योजना में ये जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। अब हम देखेंगे कि भुगतान जो शेष है जो उसके असंतुलन के क्या क्या कारण है। कॉजेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। भारत के भुगतान असंतुलन के अनेक कारण हैं, लेकिन इसमें हम निम्नलिखित कारणों को दे सकते हैं। जैसे नंबर 1 है पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि। जैसे तेल उत्पादक देश अपने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य जो है वो अपने को प्रतिवर्ष जो बढ़ाते चले जाते हैं, और साथ ही देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत भी बढ़ती है, जिससे भारी मात्रा में इनका आयात किया जाता है। दूसरा है मशीनों के आयात में भी वृद्धि, क्योंकि आर्थिक योजना के अंतर्गत चूँकि देश का जो भी विकास होता है या उसकी प्रगति वो देश के औद्योगिकरण और कृषि के विकास की गति पर ही वो निर्भर करता है। तो इस तरह से आर्थिक योजना के कारण देश में औद्योगिकरण व कृषि विकास की गति भी जो है यदि तेज हो जाती है, तो वैसी स्थिति में भी इसके फलस्वरूप भी मशीनों को भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। तीसरा है आशा के अनुरूप निर्यात में वृद्धि का होना। भारत के भुगतान असंतुलन का एक कारण निर्यातों का आशा के अनुरूप भी बढ़ना है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग। हम देखते हैं कि भारत की विकासात्मक कार्य करने के लिए भी भारत को हैवी लोन लेना पड़ता, भारी मात्रा में उसको ऋण लेने की आवश्यकता होती है, और जिसके कारण से इसके ब्याज और मूलधन जो है वापसी के लिए भी विदेशी विनिमय व्यय करना पड़ता है, और इससे भी हम देखते हैं कि भुगतान से असंतुलन पैदा हो जाती है। पांचवा है बढ़ती हुई जनसंख्या। भारत की जनसंख्या हम देखते हैं कि दिनों दिन जो है प्रतिदिन वो बढ़ती जा रही है, और इस तरह से देखते हैं कि यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो आयातों में भी वृद्धि हो रही है, तथा घरेलू उपयोग बढ़ने से निर्यात क्षमता में कमी आई है, इससे भी भुगतान से असंतुलन की स्थिति में बन गया है। और लास्ट है सरकारी व्यय। देश का अपने विदेशी दूतावासों, यात्रियों, विद्यार्थियों आदि पे भी उनको भी जो व्यय करना पड़ता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इनके प्रति जो भी खर्च हो रहे हैं तो वो भी जो है बढ़ रहा है, इससे भी भुगतान शेष असंतुलन बढ़ा है। तो ये सभी इसके कारण है।